स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी और लीगल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास आसानी से पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जब आप कुछ अच्छी बात बोलते हैं तो आपके जो मतलब आपके पास अगर आप किसी के लिए अच्छी बात बोल रहे हैं तो वो यही बोलता है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी कि भगवान करे तुम जैसा कह रहे हो वो सत्य हो जाए। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तेल जो है, तेल जो होता है वो क्या है, एक वचन है। तेल क्या है, एक वचन है। प्राण जो है, जैसे बोलते हैं ना प्राण उड़ गया, कभी नहीं बोलते ना, आप सुनते होंगे प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पे प्राण जो है ये बहुवचन है। दर्शन मिल गए, दर्शन मिल गए। ठीक है। तो ये क्या है, आपका बहुवचन है। होठ, होठ में आपके दो तालु होते हैं, ठीक है ना, ऊपरी और निचली। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये बहुवचन होता है। और तेल जो है ये क्या है, एक वचन है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ अन्य हम बहुवचन के शब्द भी जान लेते हैं। जैसे लोग हो गया, लोग एक समूह के विषय में बात हो रहा है। तो लोग जो, अगर लोग को डायरेक्ट बात की जा रही है लोग बोल करके किसी वाक्य में, तो वहाँ पे वो लोग क्या है, ये बहुवचन है। दाम जो है, कितने का दिया, कितने का दिया। ठीक है। दाम पूछा जा रहा है तो दाम जो होता है ये बहुवचन का है। ठीक है। होठ हो गया, आंसू हो गए। आंसू के एक एक बूंदे नहीं होती, आंसू जब बहता है तो उसमें कई सारी बूंदे समाहित होती हैं, तो वो क्या है, बहुवचन हो जाता है, आंसू। अच्छत जो होता है, चावल के जो साबुत दाने होते हैं जो भगवान पे अर्पित किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अच्छत बोला जाता है। तो अच्छत भी जो होता है ये क्या होता है, बहुवचन होता है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस देखने को मिले तो आसानी से आप लोग बहुवचन और एक वचन पहचान सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मनोरम का संधि विच्छेद है। तो देखिए, मनोरम का जो संधि विच्छेद है ये महत्वपूर्ण भी है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें जो आपका है गुण संधि है। ठीक है। मनः धन रम हो जाएगा सही संधि विच्छेद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, गुण संधि का प्रयोग है। आगे है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, अंत्यज शब्द का जो सही अर्थ होता है, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो या अछूत वर्ग में हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। आगे है, दूर से फेंक कर चलाया गया हथियार। दूर से फेंक कर चलाया गया हथियार जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब जान लेते हैं आयुध क्या होता है। सभी तरीके के जो हथियार होते हैं, चाहे दूर से फेंक करके हो या हाथ में लेकर के चलाया गया हथियार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आयुध बोलते हैं। ठीक है। शस्त्र किसे बोलते हैं, तो शस्त्र बोलते हैं वह हथियार जिसे हाथ में थाम कर चलाया जाता है, उसे शस्त्र बोलते हैं। जैसे तलवार हो गया, तलवार क्या है, तलवार को हम क्या करते हैं, हाथ में लेकर के किसी पर वार करते हैं, मतलब तलवार चला के तो नहीं मारी जाती ना, तलवार हाथ में पकड़ के वार किया जाता। तो तलवार क्या है, शस्त्र है। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि तलवार क्या है, तो तलवार शस्त्र है। अगर अस्त्र की बात की जाए, जैसे भाला, भाला क्या करते हैं, उसको चला करके फेंकते हैं, तो भाला क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और आयुध जो होते हैं, अस्त्र और शस्त्र मान करके चलिए कि अस्त्र और शस्त्र दोनों ही जो होते हैं ये क्या है, आयुध हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम क्या है। तो कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, घोड़े का जो पर्यायवाची होता है, अश्व, वाजी है, घोटक, सैंधव, तुरंग आदि, ये क्या है, घोड़े के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे यातुधान जो होता है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यातुधान जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है, राक्षस का पर्यायवाची है। राक्षस के अन्य पर्यायवाची नोट कर लेंगे आप लोग, यातुधान,
असुर, दनुज, दानव, दैत्य, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, ये क्या है? राक्षस के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? राक्षस के पर्यायवाची हैं। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता मतलब उसके भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं कि उसको चलने की हिम्मत नहीं है या फिर उसको चलने में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे भाव प्रकट हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन सा है? इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग इसमें से कौन सा है? तो देखिए, खटमल ने काट लिया, खटमल ने काट ली नहीं कभी बोलते होंगे, खटमल ने काट लिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बैलगाड़ी शब्द में समास है। बैलगाड़ी शब्द में समास, कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी का मतलब क्या हो गया? बैल से चलने वाली जो गाड़ी है उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है? उत्साहित। अच्छा, विशेषण क्या होता है? जो क्या करता है? सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे उत्साहित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा उत्साह शब्द का। आगे देखेंगे, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है बिहारी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 जो है हिंदी की उपभाषाएं हैं। इसके बाद देखेंगे, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेनी बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग है और इसमें पूछ रहा है कि कौन से अलंकार का यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो देखिए, यदि कोई भी पत्ती दी है और उसमें कोई एक शब्द जो है 2 बार आ रहा है या बार बार आ रहा है और उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पे हम कैसे जाने कि इसका दोनों बेनी का अर्थ एक है या अलग है? तो देखिए, पहले बेनी का जो अर्थ है ये रीतिकालीन से संबंधित है और दूसरा जो हमारा बेनी है ये चोटी से संबंधित है। ठीक है, दूसरा जो बेनी है ये क्या है? चोटी से संबंधित है। तो दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं और एक ही पंक्ति में जो है ये दोनों ही शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है आपका, ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और यह भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के लेखक हैं और ये जो आपकी रचना है उनकी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और इनके अन्य रचनाओं के भी विषय में नोट कर लेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको नोट कर लेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन के अन्य रचनाएं हैं मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? आपके हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी की है, सांप्रदायिकता होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है
तो बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सदगति में समास है, तो सदगत किसे बोलते हैं? मरने के बाद, सदगत का मतलब होता है, सद मतलब अच्छी, ठीक है, सही गति, ठीक है, सत मतलब सत्य गति, अच्छी गति, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना कि उनकी सदगति हो गई, मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई बहुत अच्छे कर्म किया तो लोग उसको बोलते हैं कि अरे उनकी सदगति हो गई, बड़े अच्छे कर्म थे उनके। तो मरने के बाद जो लोग अच्छे लोक में जाते हैं उसे सदगति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। तो यहाँ पे कौन सा समास का भाव आ रहा है? कर्मधारय समास आ रहा है, कि मतलब ये कर्मों के हिसाब से हो रहा है ना, कि जिसने अच्छा कर्म किया तो उसकी गति क्या हुई? अच्छी हो गई। तो यहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिमानता में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो अधिमानता में जो है आपका अधि उपसर्ग प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? गलत है, तो यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन सी, आसन डोलना। आसन डोलना, विचलित न होना, ना आसन डोलने का मतलब क्या होता है? आसन डोलने का मतलब होता है विचलित हो जाना, ठीक है, भ्रमित हो जाना, विचलित हो जाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी जो विकल्प दिए हैं बिल्कुल सही है। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी हो जाना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न होने देना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ जाना, ठीक है। मदिरा पीने वाले प्याले को क्या कहा जाता है? तो मदिरा जिस प्याले में पिया जाता है उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको चषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं। आगे है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अकार्य का तद्भव होता है अकाज। क्या होता है? अकाज। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ये पूर्व वर्तमान काल का है, पूर्व वर्तमान काल का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिए गए विकल्पों में से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए, पराजय मतलब भी हार होता है। पराजय को एक शब्द में हम क्या कहते हैं? पराजय मतलब हार हो गई, ठीक है। माला को भी हम कभी कभी कहते हैं माला पहना दो या हार पहना दो। तो देखिए, हार जो है यहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पराजय और माला जो है ये क्या है? एक शब्द से इन दोनों शब्दों का अर्थ निकाला जा सकता है, जो कि क्या है? हार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये मेंटल एबिलिटी का है, और पहला क्वेश्चन क्या है? राजन जो है इसका दोस्त है, हर साल क्या करता है? पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। तो ठीक है, तो राजन का जो दोस्त है हर साल पटाखे फोड़ करके दिवाली मनाता है। वह अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देता है। तो राजन क्या कर रहा है? अपने दोस्त को बता रहा है कि पटाखे मत फोड़ो। वह उसे पटाखे फोड़ने के कई कारण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि राजन है और राजन का दोस्त है। राजन अपने दोस्त से कह रहा है कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, उसको बहुत सारे रीजंस दे रहा है। अब यहाँ पे 4 रीजन आपके सामने हैं और कह रहा है कि इन 4 रीजन में से आपको कौन सा रीजन लगता है जो राजन दिया होगा अपने दोस्त को, और उस रीजन की वजह से राजन का दोस्त जो है पटाखा नहीं फोड़ा होगा। तो ये मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी का मतलब आप मानसिक जोर दीजिए, मानसिक अभिरुचि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, राजन ने कहा होगा कि फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को जो है पटाखा फोड़ना बढ़ा देता है, क्योंकि पटाखे से बहुत सारे धुएं निकलते हैं और बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो ऐसे में पटाखे फोड़ने से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, बूढ़े बुजुर्गों लोगों को बहुत सारी समस्याएं होंगी, और बच्चों को भी इससे क्या होगा? फेफड़े की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में ऑप्शन डी जो है इसका सबसे बेस्ट आंसर रहा होगा।
है राजन को अपने दोस्त को मनाने के लिए कि वो पटाखे न फोड़े। आगे जो क्वेश्चन है, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदलाव नहीं कर सकती? तो यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि विशाल जनसंख्या वाले किसी देश में लगभग सभी निजी और सार्वजनिक मुद्दों में कानून की व्यवस्था मतलब कानून की व्यवस्था होती है। ठीक है, निजी है या सार्वजनिक है, लगभग हर काम में जो है उसमें क्या होता है कि कानून की व्यवस्था बना ली जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी मतलब की स्थिति है जिसमें कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको वो बतानी है। ठीक है, जैसे सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने पर, जैसे सरकार जो है किसानों को सब्सिडी देती थी, ठीक है, अब जो है वो अगर क्या कर रही है, सब्सिडी देने के लिए मना कर दे रही है और इस पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो इस पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पे रोक लगा रहे हैं, बैरिकेटर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था लगाए जाने की जरूरत है कि नहीं? तो अभी हाल ही में पंजाब के किसानों ने जो है आंदोलन किया था, विद्रोह किया था, तो आपने देखा था कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन थी कि नहीं? तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे गई ना, यानी कि यहाँ पे कानून व्यवस्था होगी। तो इसमें मतलब कि कानून व्यवस्था का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिना कानून व्यवस्था के गए यहाँ पे बदलाव हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस निकालना। तो देखिए, जब भी किसी भी प्रकार का मतलब विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, तो वहाँ पे तो पुलिस का मतलब कि उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सड़कों पर लोग उतर आएंगे। तो जब इस तरीके से लोग उतर आएंगे तो इसमें भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बाल दिवस समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चे एकत्रित होते हैं, तो जब इसमें एकत्रित होते हैं तो क्या आपने कभी देखा, आपने भी बहुत सारा सेमिनार किया होगा, वेबिनार किया होगा, और उसमें आप लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया होगा? आप अगर DDU से कोई भी कोर्स किए होंगे या फिर BHU से किए होंगे या LU से किए होंगे या फिर AU से किए होंगे या फिर कहीं से आपने किया होगा या फिर किसी कॉलेज में ही किया होगा, तो आपके कॉलेज में सेमिनार होता है या छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जब कई सारे स्कूल के बच्चे आते हैं तो क्या वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी होता है? नहीं होती है ना। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है पुलिस प्रशासन या फिर कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का बाधा नहीं डालता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बिना सेंसर किए स्वयं सेंसर किए गए टेलीविज़न कार्यक्रमों में हिंसा दर बहुत अधिक होता है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य उपकथा, ठीक है, को नहीं देखना चाहिए। इसे निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा रोका जा सकता है? जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि जैसे मूवीज़ हैं या फिर TV सीरियल्स बन रहे हैं, तो उसमें मतलब कि ऐसे सीन्स होते हैं जो कि अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी, आप जैसे अभी बीच में एक जानवर मूवी आई थी, तो अगर आप सोचो कि यूथ तो छोड़ दो, अगर कोई छोटा बच्चा भी उस मूवी को देख रहा है तो छोटे के बच्चे के माइंड में क्या आएगा कि माँ बाप की बात का, हर बात का क्या करना है, उल्टा आंसर करना है। दूसरा ये कि मतलब महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित करना है। तो इसमें क्या है, पूरी तरीके से हिंसात्मकता को पूरी तरीके से दिखाया गया है कि किसी भी इंसान को कैसे टॉर्चर करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके के जो एपिसोड बनाए जाते हैं, वेब सीरीज बनाई जाती है, TV सीरियल्स होते हैं या मूवीज होती हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो इसको रोके जाने का क्या तरीका होना चाहिए? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सरकार को सभी बच्चों को टेलीविज़न देखने से रोक देना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता अपने बच्चों को समझाना चाहिए, या फिर बच्चों को केवल माता पिता की उपस्थिति में टेलीविज़न देखना चाहिए, या फिर सभी टेलीविज़न निर्माताओं को
केवल बाल उपयोगी विषय का निर्माण करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो सकता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि माता पिता को स्क्रीन पे क्या है, माता पिता को क्या करनी चाहिए, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो हिंसा हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का हिंसा करता है तो उसके लिए हमारे कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि या तो कोशिश किया जाए कि ऐसे हिंसात्मक चीज़ें जो हैं मतलब बच्चे ना देखें, उनकी पहुंच से दूर रहें, अगर वो देखते हैं तो माता पिता भी उनके साथ हों, ताकि उनको एक्चुअल रियलिटी जो है उनको समझाई जा सके कि अगर ये घटित हो रहा है तो इसके बाद का परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो दो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग मेंटल एबिलिटी के भी देखेंगे, ताकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, कुछ कम ही क्वेश्चंस लेकर के हम लोग देखा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में विधि का शासन कैसा अधिकार माना गया है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन किस प्रकार का अधिकार माना गया है? तो ये माना गया है मूल अधिकार माना गया है। क्या माना गया है? मूल अधिकार माना गया है। अगर बात की जाए विधि के शासन की, ठीक है, तो विधि का शासन जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड में ये एक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, इंग्लैंड में विधि का शासन जो है ये एक क्या है? मौलिक सिद्धांत है। भारत और अमेरिका में भी विधि के शासन को अपनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, भारत में इसे मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग आपको भारतीय संविधान में विधि का शासन देखने को मिलता है। अब इसके विषय में जो है आंग्ल राजनीतिज्ञ जो हैं एवी डायसी विधि के शासन के 3 अर्थ बताते हैं। क्या क्या बताते हैं कि विधि का शासन किस प्रकार से होना चाहिए? पहला बताते हैं कि विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। विधि की क्या होनी चाहिए? सर्वोच्चता होनी चाहिए। दूसरा जो है विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि विधि का शासन संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। डायसी के जो विधि का शासन का 3 फंडा है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट करके याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? भारत में जिला स्तर पर जो मुख्य सुरक्षा का रखरखाव होता है ये किसके पास होता है? जिला प्रशासन के पास होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रोहित कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास खड़े एक व्यक्ति को लग गया और व्यक्ति मर गया। रोहित ने कोई अपराध नहीं किया यदि ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको बताना है। और इस ऑप्शन को जानने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आईपीसी की धारा 80 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 80 कहती है कि विधिपूर्ण अगर कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि विधि पूर्वक लीगल कोई कार्य किया जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में जो दुर्घटना हो रही है उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई विधि पूर्वक कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे क्या है कि विधि पूर्वक कार्य किया जा रहा है लेकिन मतलब कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, कोई अपने मतलब कि पूरी तरीके से सारे रख रखाव का ध्यान दे करके लीगल तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है, और उसके बाद क्या है कि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में उसे अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, ये कहती है आईपीसी की धारा 80, तो इससे संबंधित है। और इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हमारा इस बी आंसर जो हो जाएगा, कथित सावधानी का अभाव नहीं था, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सावधानी का अभाव नहीं था। मतलब कि यहाँ पे उसने पूरी तरीके से सावधानी बरती थी और पूरी तरीके से लीगल कार्य किया था, यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 विधि है, तो 1860 की जो विधि है ये क्या है? मौलिक विधि है। क्या है? मौलिक विधि है। 1860 आईपीसी की जो है ये मौलिक विधि है और भारत में ये आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, और यह अपराध से संबंधित कानूनों को एकत्रित कर उसमें सजा का
एवं जुर्माने का प्रावधान भी करता है कि यदि कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, उसके लिए उसे कारावास या फिर जुर्माने की धनराशि भी लगाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित जो महिला संरक्षण अधिनियम है ये 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, 2005 में पारित हुआ था और 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे दी थी। 13 सितंबर 2005 को जो है राष्ट्रपति ने इस कानून पे अपनी स्वीकृति दे दी थी तथा यह अधिनियम जो है 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी नोट करिएगा आप लोग कि कब लागू किया गया था। तो 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू कर दिया गया था। पारित कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। और इस कानून का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि घरों में महिलाओं के साथ हो रहे जो हिंसात्मक कार्य हैं, जो महिलाओं को प्रताड़ना दी जाती है, महिलाओं के साथ हिंसात्मक गतिविधियां की जाती हैं, तो महिलाओं को उन गतिविधियों से बचाना और ऐसी हिंसा करने वाले व्यक्ति या फिर परिवार को क्या करना, दंड दिलाना और उन महिलाओं को उचित न्याय दिलाना जो है इस कानून का मकसद है। ठीक है, तो इसके साथ में आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से वीडियो को ढेर सारा प्यार आप लोग देते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।